करते चले जाओ। जिस भी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन केवल छोड़ देना, एक क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो तुम्हारे ग्रुप में भी आया था, भास्कर डाला था, उस एक क्वेश्चन को छोड़ देना, बाकी सारे क्वेश्चन हम लोग आराम से डिस्कस कर सकते हैं। जो भी डाउट है फटाफट पूछते जाओ। तो 46 का भी 1 मिनट बुकलेट निकालने दो। अच्छा, तुम लोगों को आज ये भी गया होगा, डीपीपी गया होगा, डीपीपी वापस से मिलना शुरू होगा। डीपीपी में भी जो भी डाउट है पूछते चले जाना, और सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं हम लोग डीपीपी में, उन सबको सॉल्व करते चले जाना। और मैथ्स का भी डीपीपी मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग के ए बैच वाले लोगों का फंक्शन वाला टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, तो अब मैथ्स का डीपीपी भी मिलना शुरू हो जाएगा। 1 मिनट, कहाँ गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 46 का भी 1 मिनट यार, 46, क्वेश्चन नंबर 46। हाँ, क्वेश्चन नंबर 46 में बोलो क्या डाउट है। बी सर बी। बी, जैसे इसमें आइसोब्यूटाइल दे रखा है, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल का मतलब क्या होता है, कुछ याद है हाँ सर। क्या? हाँ क्या होता है आइसोब्यूटाइल? नोमेनक्लेचर में स्ट्रक्चर बताया था, इस चीज को हाँ आइसोब्यूटाइल बोलते हैं। हाँ सर। तो आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मतलब यहाँ कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, आयोडीन के ऊपर माइनस चार्ज, Mg के ऊपर 2 प्लस चार्ज, जो मेटल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो कार्बन के ऊपर माइनस, और या फिर जो भी नॉन मेटल्स अटैच्ड है उसके ऊपर माइनस चार्ज हम लोग आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो अपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट में कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, Mg2 प्लस, आयोडीन के ऊपर माइनस चार्ज, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज लेस स्टेबल होगा, तो स्ट्रॉन्गर बेसिक पार्ट होगा। और दूसरा फिनाइल एसिटिलीन, फिनाइल एसिटिलीन का मतलब क्या है, तो एसिटिलीन का बेसिक मतलब ये होता है, और अगर इसमें फिनाइल ऐड कर दिया मतलब बेंजीन रिंग, तो पीएच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच कर सकते हैं। तो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, यहाँ भी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, अगर हम लोग एक R माइनस के साथ इस कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ का H प्लस हटेगा, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन इस वाले पार्ट पे एड अप हो जाएगा, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में RH बनेगा, और साथ ही साथ पीएच के साथ C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस बनेगा। ये नॉर्मली हम लोग आराम से बोल सकते हैं, और ये देख लेंगे कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। तो sp कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, और यहाँ sp3 कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, तो sp3 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि sp वाला पार्ट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसा आराम से बोल सकते हैं। तो फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन का सवाल है, आराम से प्रोडक्ट में इस बेस से एसोसिएटेड एसिड बना दो, तो हम लोग आइसोब्यूटेन वाला पार्ट आराम से बनाते हुए काम कर सकते हैं। और कोई डाउट? सर मल्टीपल करेक्ट एक्सरसाइज 3 में का एक पहला मिनट 18 18 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3 में एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला? सर मल्टीपल करेक्ट का 18। अच्छा, मल्टीपल करेक्ट, 1 मिनट। यही है क्या? नहीं, ये तो होमवर्क नहीं दे रखा है। नहीं सर एक भूल गया कल से। मिनट, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, मल्टीपल करेक्ट का क्वेश्चन नंबर 18। हाँ भाई बोलो, हाँ क्या सर दिक्कत है यही है इसमें? सर। ऑब्टेन्ड बाय SN2 रिएक्शन अरे निकालने का। चपंडुक आदमी, जैसे CH3Br है, तो एक चीज तो दिख रहा है, CH3Br वाले पार्ट में NH3 का रिएक्शन हुआ, तो जब यहाँ से लोन पेयर वाला पार्ट डोनेट किए तो यहाँ से Br हटा। हो सकता है SN1 रिएक्शन, हो सकता है SN2 रिएक्शन हो, मालूम नहीं, बट दोनों में रिएक्शन हुआ तो C के साथ NH3 प्लस बना, और यहाँ से H प्लस वाला पार्ट हम लोग हटा सकते हैं, मतलब NH2 बना। फिर से वापस से इसका रिएक्शन अगर हम लोग CH3Br के साथ कराए, तो फिर Br हटा, यहाँ से एक H हटा, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में नाइट्रोजन के ऊपर 2 कार्बन आया।
फिर यहाँ पे हम लोग CH3Br के साथ रिएक्शन कराए तो नाइट्रोजन से तीसरा हाइड्रोजन हटा, यहाँ से Br हटा, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर 3 कार्बन अटैच होगा और एक लोन पेयर अभी भी है। तो अगर एक लोन पेयर है तो CH3Br के साथ जब रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो ये लोन पेयर वाला पार्ट आराम से Br को हटाएगा, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में नाइट्रोजन के साथ हम लोग के पास 3 कार्बन पहले से था, चौथा कार्बन अटैच्ड होगा लेकिन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये चीज़ बहुत पहले भी बताया था और इस चीज़ को ध्यान भी रखना है, जब भी कभी प्रोडक्ट वाले पार्ट में, फिर से इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ को, जब भी कभी प्रोडक्ट वाले पार्ट में एक पॉजिटिव चार्ज होगा ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन सब एलिमेंट्स पे और उस पर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो H+ को हटा के उस कंपाउंड को हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो जैसे पहले वाले केस में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और इस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो H+ को हटा के आराम से वहां से कंपाउंड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। फिर से H+ आया तो वहां से उस कंपाउंड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो जैसे एक चीज देखो, रिएक्शन वाले पार्ट में CH3Br है तो सबस्ट्रेट वाले पार्ट में केवल एक कार्बन है। और शायद तुमको एक चीज ध्यान होगा, क्लास में लिखवाए भी थे, द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव SN2 रिएक्शन या द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव SN1 रिएक्शन। तो CH3Br में अगर SN1 रिएक्शन होता तो CH3+ बनता और ये कार्बोकेटायन बहुत अनस्टेबल होता है, इसलिए ये कंपाउंड मतलब मिथाइल हैलाइड SN1 रिएक्शन नहीं देता है। तो ये तो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ से Br हटा, यहाँ से NH3 ऐड हुआ, इसका मतलब SN2 रिएक्शन वाला पार्ट आराम से इसको कंसिडर किया जा सकता है। एक तो ये पॉसिबिलिटी। और बी ऑप्शन में दे रखा है NH3 न्यूक्लियोफाइल, तो NH3 न्यूक्लियोफाइल समझ में आ रहा होगा क्योंकि नाइट्रोजन वाला पार्ट लोन पेयर कोऑर्डिनेट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा रहा है, तो NH3 वाला पार्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 इक्विवेलेंट्स ऑफ NH3 इज यूज्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, हॉफमैन एलिमिनेशन वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस रिएक्शन को हम बस इसलिए मेंशन कर दिए थे ताकि खुद से सोच के देखो कि ये रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है। तो प्रोडक्ट देख के अगर ये जज कर पा रहे हैं कि यहाँ पे 4 कार्बन है, नाइट्रोजन का तीनों हाइड्रोजन हट गया और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो बेसिकली हम लोग CH3Br के साथ नाइट्रोजन वाले पार्ट का जब रिएक्शन करा रहे हैं तो एक H हटा, एक Br हटा, एक H हटा, फिर दूसरा Br हटा, तीसरा H हटा, तीसरा CH3Br हटा, फिर से एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट करके आराम से पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस केस में डी ऑप्शन वाला पार्ट भी आंसर होगा, ऐसा आराम से कंसिडर कर सकते हैं। केवल फर्स्ट पार्ट आंसर नहीं होगा, ऑल्दो NH3 पोलर प्रोटिक मीडियम है तो इस केस में SN1 होना चाहिए, लेकिन CH3Br कभी भी रिएक्शन वाले पार्ट में SN1 रिएक्शन दे ही नहीं सकता है। तो अगर नहीं दे सकता है तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन वाला पार्ट आंसर कंसिडर नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, और कोई डाउट? सर एक्सरसाइज 231 एक्सरसाइज 231 एक्सरसाइज 231, एक मिनट। हाँ, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 31, which of the following is not expected to the intermediate to be the intermediate ये of the नहीं है following? सर, अच्छा सर, टू ही तो एक्सरसाइज नहीं है। नहीं एक्सरसाइज 3 है सर। कौन से एक्सरसाइज में डाउट है, क्लियरली पूछ। एक्सरसाइज 3 का एक्सरसाइज 3, 31 एक्सरसाइज 3 में कौन सा पार्ट, पहला है दूसरा? पार्ट 1। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 31। The correct order of SN2 versus E2 ratio for the percentage yield of the product in the following halide। ये किसी से बना सवाल, मतलब किसी से भी क्वेश्चन नंबर 31 बना? हाँ सर। अच्छा सवाल है मोहन, बढ़िया। और अंकित से बन गया, आदर्श से बन गया, सर आधा अरमान बन से गया बन था। गया, एक मिनट, यशी से बन गया। यशी, एक्सप्लेन करो कैसे बनाई। मतलब अच्छा सवाल है, बहुत मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा डिसेंट सवाल है, आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे तो वैसे ही पता चल जाएगा। क्या की इसमें यशी? सर इसमें SN2 रिएक्शन कंपेयर किया, हाँ ठीक है। पहला 3 डिग्री होगा हाँ टर्शरी कार्बन, दूसरा 2 डिग्री हाँ और R वाला 1 डिग्री और S हाँ 2 डिग्री। ठीक है तो Q ऑप्शन में pH का स्टेरिक हिंड्रेंस अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो पहला R होगा क्योंकि हाँ 1 डिग्री है, हाँ S फिर Q और फिर P। हाँ। और E2 में तो उल्टा होता है, E2 में अल्कीन के स्टेबिलिटी के हिसाब से काम करते हैं, तो जहाँ अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा उसके हिसाब से रिएक्शन होगा। तो SN2 वर्सेस E2 का रेशियो आराम से रिलेट कर सकते हैं। तो 1 डिग्री वाले पार्ट पर रिएक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए, फिर उसके बाद बाकी सारे को कंसिडर करें तो 2 डिग्री 3 डिग्री वाला पार्ट, जबकि E2 में उल्टा हो जाएगा, 3 डिग्री वाला पार्ट ज़्यादा होगा। तो जिस केस में जैसे R वाले में SN2 का अमाउंट ज़्यादा होगा
और E2 का अमाउंट कम होगा। तो ये रेशियो न्यूमरेटर जितना बड़ा है उतना अच्छा है, डिनोमिनेटर जितना छोटा है वो भी उतना ही अच्छा है, तो ये टोटल वैल्यू बढ़ता ही चला जाएगा। तो आर ऑप्शन सबसे हाईएस्ट वैल्यू पे होना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद बाकी ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल है, मतलब थोड़ा थोड़ा जो पढ़ाया है उनसे बन सकता है सवाल, बहुत मुश्किल नहीं था। बस ये है कि एक ही साथ रिलेट करना है इसको सारे फैक्टर्स के बेसिस पे। और कोई डाउट? इसी पार्ट का 25 नंबर, इसी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 25, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 25, इन द गिवन रिएक्शन एक्स एज द मेजर प्रोडक्ट अमंग द फॉलोइंग एलिमिनेशन प्रोडक्ट। अरे नालायक, तेरे एग्जाम में भी ये चीज पूछा गया है ना? हमको लगता है शायद तुम्हारे अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये सवाल डाले थे। अभी डाले थे कि नहीं डाले थे ये सवाल तुम्हारे अभी पीटी एग्जाम में या सीटी एग्जाम में? एलिमिनेशन का नहीं। इसका नहीं था कहीं तो हम ये सवाल देखे हैं जिसको हम अच्छा नहीं नहीं, अच्छा पता नहीं, डाले यार, एलिमिनेशन नहीं था उसमें। नहीं था। नहीं था ओनली सर। एस1 एस2। तो ये सवाल फिर हम डलवा के हटवा दिए होंगे। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो जैसे सवाल में बोला है एज द मेजर प्रोडक्ट अमंग द एलिमिनेशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले तो ये चीज देखो, CH3OH है, इसका मतलब पोलर प्रोटिक मीडियम, तो SN1 रिएक्शन फेवर करेगा। और इसमें हीटिंग कर रखे हैं, SN1 प्लस हीटिंग, इसका मतलब E2 रिएक्शन हो जाएगा, सॉरी E1 रिएक्शन हो जाएगा। तो पहला काम क्या बोले थे कि सबसे पहले कार्बोकैटायन बनाओ। तो 4 मेंबर रिंग से जस्ट बाहर वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बोकैटायन है, तो रिंग एक्सपेंशन होगा। और एक चीज देख के मालूम पड़ रहा है, जैसे अगर हम मान लो इस सवाल को नोट डाउन कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा एक चीज बताओ, लाइट मोड में ज्यादा अच्छा लगता है कि अभी डार्क मोड में समझ में आता है चीजें? डार्क मोड थोड़ा आंख पे कम असर नहीं डालता है? शुरू में तो ऐसा लगता था कि लाइट मोड ज्यादा अच्छा है, लेकिन हमको तो अब डार्क मोड देखने मतलब लाइट मोड देखने का मन भी नहीं करता है स्क्रीन पे। एक मिनट, कहाँ गया भाई? हाँ, चलो ध्यान दो। जैसे सवाल ऐसा कुछ दे रखा है कि एक 4 मेंबर रिंग है बेसिकली, और 4 मेंबर रिंग वाले पार्ट के जस्ट बाहर वाले कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है और एक Br वाला ग्रुप है। तो यहाँ से Br हटाए, पॉजिटिव चार्ज बनाए। और अगर 4 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब रिंग एक्सपेंशन तो होगा ही होगा, तो हम इस कार्बोकैटायन को नीचे अलग से बना देते हैं। और सवाल ने पूछा है मेजर प्रोडक्ट वाला पार्ट कौन सा होगा, ठीक है, मतलब सारे प्रोडक्ट्स बना के मेजर वाला पार्ट, या फिर क्योंकि सवाल में, एक मिनट, सवाल में केवल ये पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो हम लोग सारे कार्बोकैटायन को तो बनाएंगे बट उससे हम लोग प्रोडक्ट वाले पार्ट पे नहीं जाएंगे। तो पहला चीज रिंग एक्सपेंशन किया, तो इन दोनों में से किसी एक बॉन्ड को इधर शिफ्ट किए, पॉजिटिव चार्ज को बगल वाले कार्बन पे। तो अगर हम लोग यहाँ से रिंग एक्सपेंशन करके 5 मेंबर रिंग में गए, तो 5 मेंबर रिंग में जिस कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो उसपे मिथाइल ग्रुप तो बना दिया पहले कार्बन पे, उसके जस्ट बगल वाले पे पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके जस्ट बगल वाले पे पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर दो दोनों में से किसी एक कार्बन के ऊपर, ये अपना नेक्स्ट कार्बोकैटायन बनेगा। लेकिन जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके जस्ट बगल में 4 डिग्री कार्बन है और मिथाइल शिफ्ट की पॉसिबिलिटी है। तो अगर मिथाइल शिफ्ट की पॉसिबिलिटी है तो हम लोग आराम से मिथाइल को इस कार्बन पे शिफ्ट करके पॉजिटिव चार्ज को नीचे शिफ्ट करेंगे, और उसके हिसाब से हम लोगों के स्ट्रक्चर में आराम से यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप आएगा और पॉजिटिव चार्ज नीचे डाल सकते हैं। अब फर्दर कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो मेजर प्रोडक्ट यहीं से आएगा। और कैसे आएगा मेजर प्रोडक्ट? तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से अटैच्ड कार्बन मार्क किया, दूसरा कार्बन मार्क किया, तीसरा कार्बन मार्क किया, इसको हटाएंगे तो हम लोग के 5 मेंबर रिंग में कुछ ऐसा प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इधर वाले पार्ट को मार्क करके हटाएंगे, तो उस केस में 5 मेंबर रिंग वाले पार्ट में ऐसा डबल बॉन्ड आएगा, और नीचे वाले पार्ट को हटाएंगे तो उस केस में 5 मेंबर रिंग और 2 मिथाइल ग्रुप और नीचे डबल बॉन्ड आएगा। इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन पहला वाला होगा, क्योंकि 3 3 6 2 8 2 10 हाइपर कंजुएशन है।
और बाकी दूसरे वाले केस में 2 1 3 हाइपर कंजुगेशन, तीसरे वाले केस में 3 1 4 और 2 6 हाइपर कंजुगेशन है। मतलब पहला वाला पार्ट मेजर प्रोडक्ट आराम से बोल सकते हैं। तो 5 मेंबर्ड रिंग होना चाहिए पहला चीज, और उसके अलावा डबल बॉन्ड 2 मिथाइल ग्रुप वाले कार्बन के बीच में होना चाहिए। तो उसके हिसाब से ऑप्शन सी वाला पार्ट आंसर आराम से कंसिडर कर सकते हैं, ऑप्शन सी वाला पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट? बोलो जल्दी, और कोई डाउट? एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 का 18 एक सेकंड, फिर से बोलो, आवाज क्लियर नहीं आया वैभव। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 का 18 एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 18। एक मिनट, पार्ट 2 का 18। अरे तो अभी पूछा ना, ये तो क्या बोलते हैं, ये पूछ चुका है। क्लास में लेट मत आया करो, हम डाउट नहीं बताएंगे दोबारा। पार्ट 2 का 18 एक बार आप वीडियो देखना, वीडियो का इंतजार करना, उसमें एक्सप्लेन कर रखे हैं। और कोई डाउट? यस बोलो जल्दी, और कोई डाउट? बताओ भाई जल्दी, कोई और डाउट? अगर डाउट नहीं तो फिर क्लास शुरू करते हैं। चलो क्लास शुरू करते हैं फिर। क्या पढ़ाया था एक बार देख लेते हैं लास्ट क्लास में। लेक्चर 19 वाले पार्ट में हम लोग E2 एलिमिनेशन सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है ऐसा मेंशन कर चुके थे। अच्छा, इसी एक काम करते हैं, इसी में हम कंटिन्यू कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 20, लेक्चर 1 लेक्चर 2। ओके, चलो भाई ध्यान दो। जैसे हम लोग E2 एलिमिनेशन वाला पार्ट कंसिडर करते हुए चल रहे थे, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, स्टेप भी मेंशन कर दिया था। अल्कोहलिक QH वाला पार्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस वाला पार्ट नॉर्मली हम लोग मेंशन करते हैं अपार्ट फ्रॉम हीटिंग। तो उसमें अगर 2 अल्कीन बनता है, 2 से ज़्यादा अल्कीन बनता है, तो जो लेस स्टेबल अल्कीन है उसको हम लोग हॉफमैन अल्कीन बोलते हैं। जो मोस्ट स्टेबल अल्कीन होता है उसको हम लोग सेजेफ अल्कीन या जैसेव अल्कीन भी बोल सकते हैं। और मैकेनिज्म वाले पार्ट में हम लोग बेस का रिएक्शन H प्लस के साथ कराते थे, तो यहाँ का बॉन्ड बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट होकर के लिविंग ग्रुप हटता था। तो अल्फा कार्बन से लिविंग ग्रुप हटा, बीटा कार्बन से लिविंग ग्रुप हटा, तो इसीलिए हम लोग इस चीज़ को अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलते थे। हेडिंग में लिखवाया था कहीं पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या इसी चीज़ को हम लोग 1-2 एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमेशा लिविंग ग्रुप बगल वाले कार्बन से ही हटेगा। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलो या फिर 1-2 एलिमिनेशन बोलो, दोनों एग्जैक्टली सेम टाइप का कंसिडरेशन है, ऐसा बोलते हुए काम कर सकते हैं। सर हाँ बोलो। E1 में भी तो अल्फा एलिमिनेशन नहीं होता है। E1 में अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, लेकिन हमेशा होता है क्या? जैसे अगर मान लो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हो गया तो, ओ हाँ यस है ना, वहां पे इन जनरल होता है। लेकिन अगर कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट का केस है तो जैसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन ही बोलते हैं उसको, उसी कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन अल्फा बीटा एलिमिनेशन हमेशा नहीं फॉलो होता है। हमेशा जो रिएक्टेंट है केवल वहाँ के लिविंग ग्रुप को हटा के प्रोडक्ट नहीं आता, कभी कभी प्रोडक्ट बिल्कुल 4 मेंबर रिंग 5 में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन तो बोलना ही बहुत ही absurd टाइप का चीज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हैमंड्स पोस्टुलेट मेंशन किया था और ये बोला था कि ट्रांजिशन स्टेट हैज अल्कीन टाइप कैरेक्टर, और अगर अल्कीन टाइप कैरेक्टर है तो इसी वजह से हम लोग के ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबिलिटी के हिसाब से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को रिलेट कर सकते हैं। ये 4th नंबर पॉइंट में मेंशन भी किया था, एक ग्राफ के थ्रू इस चीज को एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल लाइट वाला पार्ट अगर कंसिडर करना शुरू करें तो उसमें तो कुछ कुछ चीज़ें थी ही। क्वेश्चंस वाले पार्ट का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और शायद लास्ट क्लास में बोला था तुम लोगों की हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री का ही पार्ट मेंशन करते हुए काम करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले हम स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट मेंशन करते हैं, केवल पहले स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट मेंशन करते हैं, फिर एक ही लाइन से सारे टाइप के क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे, फिर स्टीरियो केमिस्ट्री को इंक्लूड करते हुए क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो अपने कॉपी में हेडिंग डाल देना स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन। और ये बहुत ही मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म के स्टीरियो केमिस्ट्री का काफ़ी अच्छा पार्ट है, मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा पार्ट है। स्टीरियो केमिस्ट्री को अगर समझना होता है तो काफ़ी यूनिक पार्ट है। बाकी जगह पे जनरलाइज पार्ट है, बाकी जगह पे एकदम जनरल टाइप के पार्ट है। यहाँ का एलिमिनेशन का पार्ट थोड़ा यूनिकनेस रखता है, इसलिए थोड़ा अच्छे से इस चीज़ को समझना होता है। हेडिंग डाल दो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ E2 एलिमिनेशन। और इसमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहला पॉइंट, जैसे जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहे थे तो उस केस में इसको ऐसा समझो
बेस वाला पार्ट जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया तो ये जो बॉन्ड है ये बगल वाले पार्ट पे शिफ्ट हुआ, और जब ये बगल वाले पार्ट पे शिफ्ट हुआ तभी यहाँ से ब्रोमीन वाला पार्ट हटा। तो अगर मान लो ऐसा कंसिडरेशन लेके चले कि अपने पास दो कार्बन थे, कार्बन पे एक लिविंग ग्रुप है, कार्बन वाले पार्ट पे दूसरा लिविंग ग्रुप है, तो अगर कोई भी बेस वाला पार्ट जो एक लिविंग ग्रुप को हटा सकता है जब इसे इंटरेक्ट करेगा, तो जब यहाँ के कार्बन लिविंग ग्रुप का बॉन्ड इस पार्ट पे शिफ्ट होगा तो उसके वजह से यहाँ पे लिविंग ग्रुप हटाया तो जा सकता है, लेकिन उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि जिस साइड से लिविंग ग्रुप वाला पार्ट हट रहा है अगर उसी साइड से दूसरा लिविंग ग्रुप वाला पार्ट होगा, तो जैसे हम लोग जब SN2 रिएक्शन का कंसिडरेशन लिए थे कि हम लोग का कार्बन लिविंग ग्रुप का जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड के ABMO वाले पार्ट में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम कंसिडरेशन है। ऑलमोस्ट सेम कंसिडरेशन है, क्या कंसिडरेशन है उसको ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मान लो कार्बन के साथ एक लिविंग ग्रुप वाला पार्ट है और इसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल इस साइड में और एंटी बॉन्डिंग दूसरे साइड में है, तो जो हम लोग का दूसरा लिविंग ग्रुप का बॉन्ड है वो लिविंग ग्रुप का बॉन्ड इस एंटी बॉन्डिंग वाले पार्ट के डायरेक्शन में होना चाहिए, ताकि जब बेस वाले पार्ट से ये लिविंग ग्रुप वाला पार्ट इंटरेक्ट करे तो यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये इसके एंटी बॉन्डिंग वाले पार्ट में कोऑर्डिनेट कर पाए, तो जो दूसरे साइड का बॉन्ड है वो आराम से रिमूव हो जाएगा, जिस तरीके से SN2 रिएक्शन वाला पार्ट चल रहा था। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का कंसिडरेशन है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक लिविंग ग्रुप हटने वाला पोजीशन है, मतलब एक लिविंग ग्रुप को जो हटाना है हम लोगों को, तो हमेशा हम लोग को उस एक लिविंग ग्रुप के हटाने के लिए, हाँ और मेरे को डाउट है क्या, तो एक लिविंग ग्रुप वाले पार्ट को हटाने के लिए दूसरा लिविंग ग्रुप उसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब एक लिविंग ग्रुप वाला पार्ट अगर नीचे है तो दूसरा लिविंग ग्रुप ऊपर होना चाहिए, ताकि यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो जब हट रहे होंगे, मतलब ऊपर का एटम हट रहा होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर पाए। अगर ये पार्ट, ये लिविंग ग्रुप वाला पार्ट सेम डायरेक्शन में हो जाए, फिर मान लो कार्बन कार्बन के साथ एक लिविंग ग्रुप और दूसरा लिविंग ग्रुप, तो बॉन्डिंग वाले साइड में अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कोऑर्डिनेट करना चाहेगा तो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी अच्छी नहीं हो सकती है। तो इस केस में हम लोग लिविंग ग्रुप को हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रखा करते हैं, मतलब एक लिविंग ग्रुप और दूसरा लिविंग ग्रुप E2 एलिमिनेशन के टाइम पे हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और इस चीज को हम लोग इन जनरल लैंग्वेज के टर्म में एंटी एलिमिनेशन भी बोला करते हैं। तो सीधा ऐसा लिख सकते हैं, E2 इज एन एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब रिएक्शन वाला पार्ट एंटी एलिमिनेशन होता है, ये एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना होता है। एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या है इसको डिटेल में और भी मेंशन करेंगे हम लोग, अभी के लिए ऊपर का डायग्राम भी नोट कर लो और नीचे वाले पार्ट का पॉइंट नोट कर लो, फर्स्ट वाला। सर हाँ बोलो। दोनों इलेक्ट्रॉन वही वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा? हाँ हमेशा, शुरू में तो एटलीस्ट जाएगा, कोऑर्डिनेट करना है इलेक्ट्रॉन तो बेसिकली वहीं पे जाएगा दोनों। तुम लोगों के ग्रुप में एक बुक डाले थे क्या हम, पोला ब्रोस वाला PDF? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो आज एक बार E2 एलिमिनेशन का स्टीरियो केमिस्ट्री वहां से भी एक बार रीड करना, वहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से थ्योरी दे रखा है, एक बार रीड करके देखना E2 एलिमिनेशन में, जहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट दे रखा है, बहुत मजा आएगा पढ़ के उस चीज को। बाकी वो चीजें एक्सप्लेन तो हम कर ही रहे हैं। सर लेकिन बुक में कंटेंट नहीं दिया हुआ है। कंटेंट नहीं दिया मतलब वो शुरू का पेज में लिखा हुआ रहता है ना, कौन से पेज नंबर में कौन सा चैप्टर है। तो ढूंढो। 407 में अब गधा आदमी, लास्ट पेज में दे रखा होता है कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, तो वहां से जाके देख लो। तुम लोगों को तो बुक पढ़ना ही नहीं आता, पता नहीं कैसे लास्ट बुक पेज पढ़ता है। में भी नहीं था। अच्छा हाँ मिल गया तो लास्ट में ऑर्डर में मिल गया तो तुमको हम भगा देंगे यहाँ से, मारेंगे अलग से तुमको, ठीक है। लास्ट पेज में नहीं है, 1 मिनट रुको। कहाँ गया भाई बुक मेरा सारा? छोड़ दिए सर, देख लेंगे बाद में। अरे अब तो भाई रुको तुम, 1 मिनट थोड़ा लाइन करो।
आवाज नहीं आ रहा। सॉरी, चलो ध्यान दो। जैसे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में E2 एंटी एलिमिनेशन ये तो बोल दिए, बट हम लोग फिर इसके बाद एक एक्स्ट्रा चीज इसमें ऐड अप कर सकते हैं कि अगर E2 एलिमिनेशन है, एंटी एलिमिनेशन है, तो एलिमिनेशन के टाइम पे जो ग्रुप्स है उसका स्पेस में ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, और इसी चीज के लिए हम बोल रहे हैं एक बार पोलर ग्रुप्स भी पढ़ के देखना, मजा आएगा। तो जैसे मान लो कि अगर लिविंग ग्रुप अल्फा कार्बन पे है और दूसरा एक और लिविंग ग्रुप वाला पार्ट बीटा कार्बन पे रखना है, तो उस केस में जो हम लोग का लिविंग ग्रुप वाला पार्ट है वो दोनों एक दूसरे के सामने होने चाहिए, मतलब पैरेलल होने चाहिए, तभी वो दोनों ग्रुप्स वाले पार्ट को हम लोग रिमूव करा पाएंगे। और पैरेलल होने का मतलब ये नहीं है कि दोनों एक दूसरे के साथ एक्लिप्स्ड फॉर्म में होने चाहिए। दोनों को अगर हम लोग एक दूसरे के स्टैगर्ड फॉर्म में रखे या फिर ज़्यादा प्रिसाइजली हम लोग एंटी फॉर्म में रखे तो भी अपना काम चल जाएगा। जैसे पहले वाले केस में जो लिविंग ग्रुप है अगर ये ऊपर है, तो जो बीटा कार्बन है इसका लिविंग ग्रुप वाला पार्ट नीचे के डायरेक्शन में होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, लिविंग ग्रुप सेम डायरेक्शन में हो, मतलब इक्लिप्स फॉर्म में हो या फिर एंटी डायरेक्शन में हो, हमेशा दोनों लिविंग ग्रुप को एकदम बिल्कुल पैरेलल लाइन पे रहना पड़ेगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप हट रहा है, दूसरा लिविंग ग्रुप हट रहा है और वहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब दोनों लिविंग ग्रुप एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में हट जाए, या एक ऊपर चला जाए एक नीचे चला जाए, फिर एक लेफ्ट साइड चला जाए एक राइट साइड चला जाए, तो एक साथ दोनों हटे या फिर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हटे, एक लाइन में हटना चाहिए, तभी जा करके एक प्रॉपर ओवरलैपिंग वाला पार्ट निकल के आ सकता है। मतलब जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो प्रॉपर ओवरलैपिंग तभी निकल के आएगा। कभी भी ओवरलैपिंग वाला पार्ट, जैसे एक लिविंग ग्रुप यहाँ पे है और दूसरा लिविंग ग्रुप वाला पार्ट यहाँ चला गया, तो इसका एंटी बॉन्डिंग, मतलब ये जो लिविंग ग्रुप वाला पार्ट है इस वाले पार्ट का एंटी बॉन्डिंग इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट इसमें उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेटेड वे में पुट नहीं कर सकता, या फिर उतना अच्छा ओवरलैप करने की टेंडेंसी भी नहीं रहेगा। यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से नहीं करा सकते, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। ये टर्म वैसे काम का नहीं होता अपने। अगर एलिमिनेशन होना है E2 एलिमिनेशन, तब उस केस में लिविंग ग्रुप्स वाले पार्ट एक लाइन में होने चाहिए। अब वो एक लाइन में हो तो लाइन में आइदर सेम साइड हो इक्लिप्स फॉर्म में या फिर एंटी में हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इस चीज़ को वैभव म्यूट करो ऑडियो। तो इस केस में जब दोनों लिविंग ग्रुप वाले पार्ट एक लाइन में हो और एक दूसरे के साथ इक्लिप्स फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम लोग टर्म यूज़ किया करते हैं सिन पेरीप्लानर। ये टर्म यूज़ करने का एक तरीका होता है, सिन पेरीप्लानर मॉलिक्यूल। और जब दोनों के दोनों लिविंग ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो यहाँ पे हम लोग टर्म यूज़ किया करते हैं एंटी पेरीप्लानर। तो ये लिखने का एक तरीका है, सिन पेरीप्लानर और दूसरा एंटी पेरीप्लानर। एंटी पेरीप्लानर का मतलब जब हम लोग के दोनों लिविंग ग्रुप एंटी डायरेक्शन में होंगे, एक प्लेन में है, तो इसीलिए पेरीप्लानर वर्ड यूज़ करते हैं। ऑल्दो ये टर्म तुम्हारे काम का नहीं है, ये वर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम लोग एंटी एलिमिनेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब बेसिकली हम लोग E2 एलिमिनेशन इस एंटी पेरीप्लानर डायरेक्शन के थ्रू कैरी आउट कर रहे हैं, सिन पेरीप्लानर डायरेक्शन के थ्रू कैरी आउट नहीं करेंगे। ऑल्दो सिन पेरीप्लानर में भी एलिमिनेशन होता है, जब हम लोग EI एलिमिनेशन फॉलो करते हैं तो इस तरह का पार्ट आता है, बट वहाँ पे ऐसा क्यों होता है उसके पीछे एक रीज़न होता है। अभी उस चीज़ का डिसीजन हम लोग नहीं कैरी आउट करेंगे, नोट कर लो इस चीज़ को। सर हाँ, ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर में कैसे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा? बताएंगे, नोट करो इस चीज़ को। जस्ट इसी का हम सोहर रिएक्शन बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। और इसलिए भी बोले कि इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सबसे अच्छा स्टीरियोकेमिस्ट्री कंसिडर किया जा सकता है, सबसे यूनिक है और समझने के लायक कंसेप्ट होता है, बाकी में याद करके काम चल सकता है। सर पहला वाला स्ट्रक्चर में E1 भी नहीं होगा? नहीं, E1 में के लिए दोनों लिविंग ग्रुप रहता थोड़े ना है, पहले तो एक लिविंग ग्रुप हट जाता है, फिर उसका दूसरा लिविंग ग्रुप कहीं और से हटता है, तो उसमें E1 की जरूरत ही नहीं है। और वहाँ पे तो मॉलिक्यूल sp2 में चला जाता है तो एक पार्ट प्लानर हो जाता है, तो उधर Yes, कंसिडरेशन ही अलग हो जाता है।
चलो ध्यान दो। जैसे अगर हम लोग इसी एंटी पेरिप्लेनर स्ट्रक्चर का सॉहर्स प्रोजेक्शन बनाए तो इस टाइप का है। अगर लेफ्ट साइड से देखेंगे तो एक लिविंग ग्रुप वाला पार्ट जैसे मान लो नीचे ले लेते हैं, फ्रंट कार्बन में लिविंग ग्रुप को नीचे ले लेते हैं और बैक कार्बन के लिविंग ग्रुप को एंटी पोजीशन में ऊपर ले लेते हैं। तो एक चीज तो मालूम पड़ गया ऊपर के डायग्राम को देख के कि दोनों स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल एक ही लाइन में है। तो जब यहाँ पे बेस वाला पार्ट एक लिविंग ग्रुप के साथ काम करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, तो उस केस में जो लिविंग ग्रुप वाले पार्ट के 2 इलेक्ट्रॉन से आराम से एंटी बॉन्डिंग वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करते हुए यहाँ से लिविंग ग्रुप वाले पार्ट को हटा सकते हैं। तो इसलिए एंटी स्ट्रक्चर तो है ही और दोनों एक ही प्लेन में होना चाहिए, तभी जाकर के इलेक्ट्रॉन का रिमूवल और दूसरे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का कोऑर्डिनेशन एक ही स्टेप में होता चला जाएगा। समझ आया वैभव? हाँ सर। ठीक है। तो एक तो ये चीज ध्यान रखना है पहला कि एंटी एलिमिनेशन है, इसका मतलब लिविंग ग्रुप्स तभी हटेंगे जब दोनों लिविंग ग्रुप एंटी पोजीशन पे हो, अदरवाइज हम लोग एलिमिनेशन नहीं करा सकते। ये बहुत ही रिगोरस पार्ट होता है पहला चीज। और उसमें और भी एक चीज हो सकता है, जैसे मान लो कि अगर हम लोग रिंग का स्ट्रक्चर लेके चलते हैं तो रिंग के स्ट्रक्चर में सिस हो सकता है, ट्रांस हो सकता है। ट्रांस में दोनों लिविंग ग्रुप एक दूसरे के एंटी डायरेक्शन में होता है, तो जब ट्रांस स्ट्रक्चर होगा तब उस पार्टिकुलर सिनेरियो में एलिमिनेशन नहीं हो सकता, सॉरी उस पार्टिकुलर डायरेक्शन में एलिमिनेशन होगा। बट सिस में दोनों लिविंग ग्रुप सेम साइड होते हैं, एंटी हो नहीं सकता, तो वहाँ पे एलिमिनेशन बिल्कुल नहीं हो सकता। ई टू एलिमिनेशन, इस एक चीज का ध्यान रखना होता है ये एंटी एलिमिनेशन के हिसाब से। लेकिन मतलब वो तो एक छोटा सा फैक्ट हो गया जो हम लोग को ध्यान रहेगा जिंदगी भर। लेकिन जब हम लोग एक फिशर प्रोजेक्शन की बात करते हैं या फिर एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर टाइप के पार्ट की बात करते हैं, तब उस केस में हम लोग का प्रोडक्ट कैसे बनाना है या फिर प्रोडक्ट कैसे बनता है स्टीरियो आइसोमरिज्म में, कि सिस होगा कि ट्रांस होगा, ये डिपेंड करेगा कि हम लोग का लिविंग ग्रुप वाला पार्ट कौन से कन्फिग्रेशन में है। तो इसमें एक पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा ध्यान रखने लायक होता है, पॉइंट को स्टार मार्क कर लो। इफ there are 2 living groups on the beta carbon, there are 2 living groups on the beta carbon, then both cis and trans can form and bulkier group on the opposite direction will be the bulkier group on the opposite direction will be the major product। अगर जैसे मान लो 2 हाइड्रोजन से जिसको हटा सकते हैं, तब तो उसमें पॉसिबिलिटी ये है ना कि अपने एंटी फॉर्म में कोई दोनों में से कोई एक हाइड्रोजन चला गया, तो दोनों में से कोई एक हाइड्रोजन चला गया तो सिस स्ट्रक्चर ट्रांस स्ट्रक्चर दोनों बनने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2 अगर हाइड्रोजन हो गया तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर 2 हाइड्रोजन होगा या 2 लिविंग ग्रुप होंगे बीटा कार्बन पे, तब उस केस में सिस ट्रांस दोनों बनेगा। मेजर कौन सा होगा? जहाँ पे बल्कियर ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए ताकि स्टेबल अल्कीन का फॉर्मेशन हो। इस चीज का ध्यान रखना। मतलब एक तो ज्यादा हाइपर कंजुगेशन वाला पार्ट तो मेजर होगा ही, बट उसमें मेजर कौन सा होगा सिस ट्रांस में? तो जहाँ पे ट्रांस वाला पार्ट मतलब बल्कियर ग्रुप ट्रांस पोजीशन में होंगे वो ज्यादा मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा। अगर बीटा पोजीशन पे 2 लिविंग ग्रुप रहे तो इसको फर्स्ट पार्ट के जैसा कंसिडर कर लो, और इसी में सेकंड पार्ट में ऐसा मेंशन कर लो इफ, और एक्चुअल में यही पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इफ ओनली 1 living group is present on the beta carbon, then then only one configuration of the product will be obtained which depends
on the configuration of the reactant, which depends on the configuration of the reactant. अगर केवल एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हुआ बीटा कार्बन पे, तब उस केस में केवल एक ही टाइप का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, इधर सिस बनेगा या ट्रांस। उसमें मेजर माइनर में स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा, इससे मतलब नहीं होगा, कोई एक ही पार्ट बन पाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि रिएक्टेंट में दोनों लिविंग ग्रुप्स का एंटी होना जरूरी है। अगर लिविंग ग्रुप एंटी नहीं होंगे तो उस केस में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो इस लिविंग ग्रुप्स के एंटी में जाने की वजह से हमेशा एलिमिनेशन एक सर्टेन टाइप के स्ट्रक्चर में ही हो पाएगा। इसका मतलब हमेशा एक ही सर्टेन टाइप का आउटपुट निकल के आएगा। तो हमेशा अगर एक लिविंग ग्रुप रहा तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन वाइज मेजर प्रोडक्ट में, और वो डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट वाले पार्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल के आ रहा है। और इसका बड़ा सिंपल सा एक रूल है जो हम तुम लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे मान लो कि हम लोगों का ये है तेरा हम लोग का न्यूमैन प्रोजेक्शन वाला पार्ट दे रखा। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन वाले पार्ट में सिंपली ये चीज समझना, जैसे एक तो ये चीज कि लिविंग ग्रुप वाले पार्ट एंटी पोजीशन पे होने चाहिए। अगर लिविंग ग्रुप वाले पार्ट एंटी पोजीशन पे होने चाहिए तो मैं ऐसा मेंशन कर देते हैं, ए वाला पार्ट, इसी में बी वाला पार्ट, यहाँ सी वाला पार्ट और डी वाला पार्ट। तो फ्रंट कार्बन पे सी और डी ग्रुप है, बैक कार्बन वाले पार्ट पे ए और बी ग्रुप है, और लिविंग ग्रुप वाला पार्ट एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे है। तो अगर हम लोग का लिविंग ग्रुप वाला पार्ट यहाँ से हटेगा एंटी पोजीशन से, तो इस सिनेरियो में जब लिविंग ग्रुप वाला पार्ट रिमूव हो रहा होगा तो यहाँ से एक फ्रंट कार्बन का एक बॉन्ड हटा, बैक कार्बन का एक बॉन्ड हटा, मतलब फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बनेगा। मतलब ये चीज मान के चलना कि फ्रंट कार्बन वाले पार्ट में और बैक कार्बन में एक डबल बॉन्ड बनेगा जब भी एलिमिनेशन होगा। बनना भी है, फ्रंट कार्बन का एक बॉन्ड हटा, ये ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, कार्बन के ऊपर एक लिविंग ग्रुप है, दूसरे कार्बन के ऊपर एक लिविंग ग्रुप है, दोनों का बॉन्ड हटा तो डबल बॉन्ड बना। तो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन का के बीच में एक डबल बॉन्ड तो बनेगा। और इसके बाद बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, जो हम लोग बॉक्स में लिविंग ग्रुप को क्लोज करेंगे। अब वो लिविंग ग्रुप वर्टिकल हो या ऐसा, मान लो कि ये लिविंग ग्रुप वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे ना रख करके ए के पोजीशन पे लिविंग ग्रुप डाल दिया, डी के पोजीशन पे लिविंग ग्रुप डाल दिया, तो बॉक्स का ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। बट ओरिएंटेशन से कोई मतलब नहीं रखना, ये ओरिएंटेशन वाला पार्ट क्या है, बस ये देखना उस बॉक्स के एक साइड में क्या ग्रुप है। वो बॉक्स वर्टिकल है तो राइट साइड में क्या ग्रुप है और लेफ्ट साइड में क्या ग्रुप है। अगर बॉक्स ऐसा होता 120 डिग्री पे तो इसके ऊपर क्या ग्रुप है, दूसरे साइड क्या ग्रुप है। अगर दूसरा ओरिएंटेशन होता तो एक साइड क्या ग्रुप है, उसके दूसरे साइड क्या ग्रुप है। केवल इससे मतलब रखना। बॉक्स के एक साइड में जो दोनों ग्रुप है उसमें फ्रंट कार्बन पे सी वाला ग्रुप है, तो ऐसा कर देते हैं, फ्रंट कार्बन पे एक सी ग्रुप डाल देते हैं। और फ्रंट कार्बन के साइड में, मतलब फ्रंट कार्बन के सी वाले साइड में बैक कार्बन का ए वाला ग्रुप है, तो फ्रंट कार्बन के सी वाले साइड में बैक कार्बन वाले पार्ट का हम लोग ए वाले ग्रुप को डाल देंगे उस डबल बॉन्ड के एक साइड सिस पोजीशन पे। और दूसरा पार्ट फ्रंट कार्बन के डी वाले साइड में, तो फ्रंट कार्बन पे सी और डी तो रखना ही रखना था। फ्रंट कार्बन के बॉक्स के जिस साइड में डी है उस साइड में बैक कार्बन का बी वाला पार्ट है, तो इस केस में बैक कार्बन वाले पार्ट पे हम लोग सिस पोजीशन पे आराम से बी वाले पार्ट को डाल सकते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए। मतलब सिंपली ये चीज देखना न्यूमैन प्रोजेक्शन में कि हम लोग का लिविंग ग्रुप किन पोजीशंस पे है। लिविंग ग्रुप को एंटी पोजीशन में लेके आना पड़ेगा, बिना एंटी पोजीशन में लाए हुए एलिमिनेशन नहीं कर सकते। मतलब हमेशा लिविंग ग्रुप को एंटी पोजीशन में लाओ। अब अगर एक लिविंग ग्रुप वर्टिकली ऊपर है तो दूसरा बैक कार्बन नीचे लेके जाओ, अगर एक ग्रुप 120 डिग्री पे है तो उसके अपोजिट में लेके जाओ। इससे मतलब नहीं है कि लिविंग ग्रुप ऊपर नीचे होना चाहिए, लिविंग ग्रुप एंटी पोजीशन पे होना चाहिए। बॉन्ड को रोटेट करके हम लोग ये काम कर सकते हैं। और अगर बॉन्ड का रोटेशन करके हम लोग ये काम कर दिए तो बस ये देखना उन दोनों लिविंग ग्रुप को बॉक्स में क्लोज करके कि हम लोग के उस बॉक्स के एक साइड में फ्रंट कार्बन पे कौन सा ग्रुप है और उसी साइड में बैक कार्बन का कौन सा ग्रुप है, उसको फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड बनेगा तो उन दोनों ग्रुप को सिस पोजीशन पे रखना। फिर बाकी दोनों ग्रुप्स को दूसरे साइड सिस पोजीशन पे आराम से रखते हुए काम कर सकते हैं। ये हम लोग के एलिमिनेशन करने का सिंपल सा एक तरीका होता है। बेसिकली ऐसा समझ लो कि एक लिविंग ग्रुप ऊपर है, मतलब ऐसा वर्टिकली ऊपर दे रखा, और उसके अलावा दो लिविंग ग्रुप वाले पार्ट ऐसे 120 डिग्री पे है। तो जब ऊपर का लिविंग ग्रुप हटेगा तो ये पूरा पार्ट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। पीछे वाले केस में दोनों लिविंग ग्रुप ऐसा है
और एक नीचे लिविंग ग्रुप, सॉरी 2 ग्रुप ऐसे हैं और नीचे एक लिविंग ग्रुप है। तो जब पाई बॉन्ड बनेगा तो ये पार्ट भी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो फ्रंट कार्बन का ग्रुप हॉरिजॉन्टल हो गया, बैक कार्बन का ग्रुप हॉरिजॉन्टल हो गया, मतलब चारों ग्रुप एक प्लेन में आराम से निकल के आ जाएंगे। ऐसा बोलते हुए काम कर सकते हैं हम लोग। ये डायग्राम नोट कर लो। और इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल्स आएंगे भी हम लोग। फिशर प्रोजेक्शन से कैसे इस पार्ट में पहुंच सकते हैं उसका एक सिंपल सा तरीका मेंशन करेंगे तुम लोगों को। अगर इस स्टेप में किसी को दिक्कत है तो आराम से पूछ सकता है। मेरे हिसाब से इस स्टेप में दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बट अगर दिक्कत है तो आराम से पूछ सकता है। कोई दिक्कत नहीं किसी को इस स्टेप में? चलो अगर दिक्कत नहीं है तो फिर हम लोग आराम से एक फिशर प्रोजेक्शन वाले पार्ट की बात करते हैं। और फिशर प्रोजेक्शन में शिवम एक चीज बताओ, आवाज आ रहा है शिवम? यस सर। फिशर प्रोजेक्शन में सेंटर ऑफ सिमेट्री क्यों एग्जिस्ट नहीं करता था? बताओ भाई, फिशर प्रोजेक्शन में सेंटर ऑफ सिमेट्री क्यों एग्जिस्ट नहीं करता था? प्रितोष? फिशर प्रोजेक्शन में सेंटर ऑफ सिमेट्री क्यों एग्जिस्ट नहीं करता था प्रितोष? क्या? भास्कर? अन्वेषा? भारती? किसी को आवाज ही नहीं पहुंच रहा है। सर बॉन्ड्स पैरेलली प्रेजेंट रहता है तो उसके कारण यूएस नहीं हो पाएगा। स्टैगर्ड फॉर्म में अपोजिट डायरेक्शन में रहता था। तो बेसिकली वहां पे हम लोग कुछ टर्म यूज करते हैं, एक्लिप्स फॉर्म होता है ना। हाँ। जो फिशर प्रोजेक्शन होता है वो एक्लिप्स फॉर्म होता है। एक्लिप्स फॉर्म होने का मतलब, अगर ये फ्रंट कार्बन मान ले ऊपर वाले पार्ट को और नीचे वाले पार्ट को बैक कार्बन मान ले, तो इस केस में फ्रंट कार्बन में एक ग्रुप ए के सामने नीचे का सी ग्रुप होगा, बी के सामने ये लिविंग ग्रुप होगा और डी वाले पार्ट के सामने ये लिविंग ग्रुप होगा। तो बड़ा सिंपल सा कंसिडरेशन है, शायद बताया भी था कि फिशर प्रोजेक्शन को न्यूमन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली न्यूमन में कन्वर्ट करते वक्त हम लोगों को फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन कंसिडर करना है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। पहले वाले पार्ट को फ्रंट कार्बन ले लो, तो फ्रंट कार्बन में जो ग्रुप ऊपर दिख रहा ए वाला पार्ट उसको ऊपर बना दो, जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है उसको 120 डिग्री वाले पार्ट में लेफ्ट साइड पे बना दो, और जो राइट साइड में दिख रहा है उसको 120 डिग्री पे राइट साइड में बना दो। ऐसा लिख सकते हैं पहला चीज। उसके बाद हम लोग के फ्रंट के पीछे बैक कार्बन है बड़ा सर्कल, उसमें ए के सामने एक लेफ्ट में सी वाला ग्रुप होगा, तो ए के सामने सी वाले ग्रुप को बना दिया। उसके अलावा जो बी वाला ग्रुप है उसके सामने नीचे वाले पार्ट का बैक कार्बन वाले पार्ट का लिविंग ग्रुप है, इसका मतलब यहाँ लिविंग ग्रुप,
और फ्रंट कार्बन के लिविंग ग्रुप के सामने बैक कार्बन वाले पार्ट के डी वाले पार्ट को बना दिया। बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ऊपर वाले पार्ट को जैसे हम लोग जो तुम लोग को तरीका बताते हैं ना रिलेशन निकालने का, कंपाउंड के रिलेशन निकालने का, कि रिलेशन निकालते वक्त कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन एज्यूम कर लो। मतलब इससे मतलब नहीं है हम लोगों को कि वहाँ पे आर है कि एस है, जो तुम लोग को शॉर्टकट बताते हैं। कुछ भी एज्यूम कर लो आर एस में से, जो मन में आ रहा है एज्यूम कर लो, और उसके बाद स्विचिंग करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करो। ये हम इसी तरीके से सीखे थे। तो हम उल्टा काम करते थे, हमको नहीं ध्यान था। हम हमेशा नीचे वाले को फ्रंट कार्बन मानते थे और ऊपर वाले को बैक कार्बन मानते थे। तो जब नीचे वाले को फ्रंट कार्बन माने तो ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। ये नीचे वाले पार्ट में हम लोग का ये जो नीचे सी ग्रुप है ये ऊपर चला गया, पहला चीज। उसके अलावा लिविंग ग्रुप लेफ्ट साइड में चला गया और डी वाला पार्ट राइट साइड में। मतलब हम नीचे वाले पार्ट को अगर फ्रंट कार्बन मान रहे हैं और इस नीचे वाले बॉन्ड को वर्टिकली ऊपर कर दे, फिर उसके बाद सी के सामने बैक कार्बन वाले पार्ट का ए है, और लेफ्ट साइड में लिविंग ग्रुप के सामने बी है, और राइट साइड में डी के सामने लिविंग ग्रुप है। ऐसा बोल सकते हैं। तो इसमें दिक्कत तो कुछ नहीं है, केवल एक पार्ट का डिफरेंस होता है। अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन रिलेट करो, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इस पॉइंट का फ्रंट कार्बन वाले पर या फिर इस कार्बन का और ये बैक कार्बन का, तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा निकल के आएगा। आंसर सेम आएगा। आंसर E2 एलिमिनेशन के टाइम पे जो इस स्ट्रक्चर से है वही नीचे वाले स्ट्रक्चर से है। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कॉन्फ़िगरेशन उल्टा आ रहा था, और वो भी कोई स्टूडेंट पॉइंट आउट किया था। मतलब काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था, उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो गया था। वो ये चीज़ पॉइंट आउट किया था कि सर उसमें कॉन्फ़िगरेशन तो लेकिन सेम नहीं है। तो आंसर आता था तो हम कभी दिमाग नहीं लगाते थे कि चलो ठीक है आंसर आ रहा तो ऐसा भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट उस टाइम पे समझ में आया कि कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट था बट फिर भी आंसर सेम आ रहा था। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन डजंट मैटर। हम लोग आराम से स्विचिंग वाले पार्ट को या इंटरचेंज वाले पार्ट को कैरी आउट करके क्वेश्चन सॉल्व करते हुए काम कर सकते हैं। इसलिए ऊपर वाला फ्रंट कार्बन और नीचे वाला हो उससे मतलब नहीं होता है, लेकिन ऊपर वाला ही फ्रंट कार्बन मानना, क्योंकि एक्चुअल में ऊपर वाला ही पार्ट फ्रंट कार्बन होता है। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। नीचे वाले पार्ट को फ्रंट कार्बन मत मानना। बट वो जो तरीका था कि आर एस में से कुछ भी मान लो कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद प्रोडक्ट का जो एक में आर एस माना फिर स्विचिंग करके देख लिया, वो जो तरीका है वो इसी से हम गलती से ही सीखे थे। वो एक्चुअल में इस तरह का कुछ पार्ट होता नहीं है, ऐसा कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं होता है। खैर, जैसे सबसे पहला पार्ट फिशर प्रोजेक्शन में 2 जगह लिविंग ग्रुप दे रखा। अब इस लिविंग ग्रुप वाले पार्ट को जब हम लोग नियन प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट किए तो एक लिविंग ग्रुप यहाँ राइट साइड में दिख रहा है, दूसरा लेफ्ट साइड में दिख रहा है, लेकिन दोनों एंटी पोजीशन पे तो नहीं है। तो अगर एंटी पोजीशन पे नहीं है इसका मतलब इसको पहले एंटी पोजीशन पे ले जाना पड़ेगा। तो एंटी पोजीशन पे ले जाने के लिए 2 काम कर सकते हैं। आइदर फ्रंट कार्बन को रोटेट कर दिया तो यहाँ से लिविंग ग्रुप के अपोजिट में लिविंग ग्रुप चला जाएगा, या फिर बैक कार्बन को रोटेट कर दिया तो लिविंग ग्रुप के अपोजिट में लिविंग ग्रुप चला जाएगा। दोनों में से किसी एक को रोटेट कर तो अपना काम हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम फ्रंट कार्बन को वैसे ही छोड़ देते हैं। लिविंग ग्रुप जहाँ था वैसे ही रह गया, ए जहाँ था वैसे ही रह गया, बी जहाँ था वैसे ही रह गया, और इसको 120 डिग्री, सॉरी 120 नहीं 60 डिग्री रोटेशन पे लेके गए तो लिविंग ग्रुप वाला पार्ट फ्रंट कार्बन के लिविंग ग्रुप के अपोजिट चला गया, और रोटेशन की वजह से सी वाला पार्ट भी 60 डिग्री आगे जाएगा, डी वाला पार्ट भी 60 डिग्री आगे जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला पार्ट निकल के आ गया और नीचे वाले पार्ट में डी वाला पार्ट निकल के आ गया। अब क्या करना है, तो सिंपली इस लिविंग ग्रुप वाले पार्ट को एक बॉक्स में क्लोज कर लो। तो जब इसको बॉक्स में क्लोज करेंगे तो अब यहाँ से जब डबल बॉन्ड बनाना है तो एक पार्ट तो बड़ा सिंपल सा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ मत सोचना। अब एक और चीज करना, फ्रंट कार्बन पे लिविंग ग्रुप तो हट गया, बचा क्या अपने पास, तो फ्रंट कार्बन पे ए और बी बच गया। तो फ्रंट कार्बन पे लिविंग ग्रुप को हटाने के बाद ए और बी वाला पार्ट मेंशन कर दिया। अब उसके बाद इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में जब ऊपर साइड जा रहे हैं तो फ्रंट कार्बन के ए के सामने बैक कार्बन का सी वाला ग्रुप है इस बॉक्स के सेम साइड में। तो जो डबल बॉन्ड बना उसमें फ्रंट कार्बन के ए के सामने सिस पोजीशन पे जो भी ग्रुप आ रहा था उस बॉक्स के सेम साइड उस चीज को डालेंगे, मतलब सी वाले पार्ट को डालेंगे। और इस बॉक्स के एक साइड में बी के सामने डी वाला पार्ट है, बी के साइड में डी वाला पार्ट है, तो इस डबल बॉन्ड में बी के साथ सिस पोजीशन पे डी वाले पार्ट को आराम से पुटअप करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो हम लोग आराम से एक फिशर प्रोजेक्शन से न्यूमन में गए और न्यूमन वाले पार्ट से एलिमिनेशन कैरी आउट करते हुए हम लोग आराम से प्रोडक्ट वाले पार्ट में चले गए। इस चीज को हम लोग एलिमिनेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे एक छोटा सा पॉइंट है, मान लो, चलो एक काम करो, पहले इतना पार्ट नोट करो फिर नोट करते हैं इसके अगले पॉइंट पे आते हैं। अगर इस पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो इसको नोट डाउन करो, फिर इसी का एक छोटा सा और बताएंगे।
अगर दूसरा वाला कॉन्फ़िगरेशन में बल्कियर एलिमेंट्स ट्रांसपोजिशन में कोई तो भी मतलब नहीं, चेंज कोई नहीं मतलब होगा? नहीं, सिस ट्रांस नहीं, एक ही कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, तो सिस ट्रांस से कोई मतलब ही नहीं है। अगर एक ही लिविंग ग्रुप है तो जब तक लिविंग ग्रुप एंटी पोजीशन पे नहीं होंगे तब तक एलिमिनेशन ही नहीं होगा। तो उधर बल्कियर ग्रुप सेम साइड हो डिफरेंट साइड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक एलिमिनेशन ही नहीं हो रहा तब तक प्रोडक्ट कहाँ से बनाएंगे। तो बल्कियर यस ग्रुप से कोई मतलब नहीं रहेगा यहाँ पे, केवल जब दो लिविंग ग्रुप होगा बीटा पोजीशन पे तब बल्कियर ग्रुप से मतलब रखेंगे। ठीक है, यस। और कोई डाउट किसी को? और हो सके तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, अगर ये तरीका समझ में आ गया होगा तो मेरे हिसाब से खुद से भी नोट डाउन करना बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें, तो खुद से भी ट्राई करके देख लेना। ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है यार, इसमें बड़ा मज़ा आता है हमको कॉपी पेस्ट करने में। अभी पटना में इलेक्शन का टाइम आने वाला है, तो सूरज का नाम से हमको स्लोगन याद आते रहता है, ऐसे चलते रहता है ना मार्केट में स्लोगन, जब तक सूरज चांद रहेगा। हाँ सूरज, सुना है ऐसा स्लोगन? हाँ सर, बिहार में तो समोसा में आलू वाला चल रहा है ना। अरे समोसा में आलू पुराना हो गया भाई, लालू पुराना हो गया, बुढ़ापे में लालू रिम्स में भर्ती है। सोचो इससे 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 शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि बिहार के नेता हो करके, बिहार के सीएम हो करके रिम्स में भर्ती होना पड़ रहा है। तो अब समोसे में आलू खत्म हो गया, बिहार में तो एटलीस्ट नहीं चलता है। अब तो जब तक सूरज चांद रहेगा यही रहेगा। चलो ध्यान दो। हाँ भैया, यार मन कोई डाउट है? नहीं सर, गलती। अबे तो इतना कितना गलती कर देता है बे, पबजी में कभी गलती नहीं करता। चलो भाई ध्यान दो। जैसे जो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए हैं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर वाले पार्ट को डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, मतलब तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। सीधा जब भी कभी एक फिशर प्रोजेक्शन देगा तो उस फिशर प्रोजेक्शन वाले पार्ट में दोनों जो लिविंग ग्रुप्स है उसको आइडेंटिफाई करो, मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करो, दोनों लिविंग ग्रुप को आइडेंटिफाई करो, और लिविंग ग्रुप को इस पोजीशन में ले आया करना हमेशा, हमेशा इसी पोजीशन पे। मतलब अगर लिविंग ग्रुप यहाँ पे नीचे लेफ्ट साइड में नहीं है तो स्विचिंग करके, दो स्विच करके, एक नहीं दो स्विच करके उसको लेफ्ट साइड में लाओ और ऊपर वाले लिविंग ग्रुप को राइट साइड में लाओ, और यहाँ से सीधा प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ्रंट कार्बन पे ए और बी है तो यहाँ पे एक कार्बन पे ए और बी लिख दो,
जब यहाँ से एलिमिनेशन होगा, मालूम पड़ गया कि E2 एलिमिनेशन है, तो लिविंग ग्रुप्स हटेंगे, मतलब इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ही होगा, ये बिल्कुल फिक्स है। अब करना क्या है, तो जैसे एक चीज मालूम है अपने को कि इक्लिप्स फॉर्म होता है ग्रुप, मतलब ए वाले पार्ट के सामने इक्लिप्स फॉर्म में सी है, तो सिंपली जब दोनों लिविंग ग्रुप्स हटेंगे तो ए के सामने जो ग्रुप होगा इक्लिप्स फॉर्म में, उसको इस पाई बॉन्ड में सिस पोजीशन पे डाल दो, तो बाकी बचे हुए ग्रुप को सिस पोजीशन में आराम से डाला जा सकता है। मतलब उसमें केवल ये देखना कि ऊपर कौन सा ग्रुप है और नीचे कौन सा ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप को हम लोग सिस पोजीशन पे डालेंगे क्योंकि दोनों इक्लिप्स फॉर्म होता है, और बाकी बचे ग्रुप को फिर वापस से सिस पोजीशन में डालना पड़ेगा। ऑल्दो ये दोनों इक्लिप्स फॉर्म में नहीं, लेकिन क्योंकि हम लोग बॉन्ड रोटेशन कर रहे हैं तो फिर आराम से दोनों सेम साइड में आ जाएंगे। तो ए के सामने सी, बी के सामने डी, ये तरीका थोड़ा ध्यान रखना, बहुत काम में आएगा तुम लोगों के, ठीक है। अगर यहाँ तक के पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग सवाल वाले पार्ट में मूव करेंगे आराम से। सर जब दोनों लिविंग ग्रुप सेम साइड में रहेगा तब भी ऐसे ही करेंगे क्या? जब दोनों लिविंग ग्रुप सेम साइड में फिशर रहेगा प्रोजेक्शन में तो नालायक कन्वर्ट आदमी करना। अभी बोले ना कि पहले स्विचिंग करो, 2 स्विच करके इस पोजीशन में लेके आओ, अच्छा बोले कि नहीं नहीं बोले? सुनने थे। नहीं सुने थे सर। अपने काम का बात सुनता है, बाकी बात छोड़ देता है रास्ते में। नोट करो भाई। नोट करने के बाद क्वेश्चन वाले पार्ट को ट्राई करके देखो। क्वेश्चन वाले पार्ट में चलो कुछ क्वेश्चन तो हम सॉल्व करके बता रहे हैं कैसे सॉल्व करना है, और बाकी क्वेश्चन तुम खुद से भी ट्राई कर सकते हो आराम से। चलो भाई ध्यान देते जाओ। जैसे मान लो सबसे पहला रिएक्शन दे रखा, अगर हम लोग के पास ये कंपाउंड दिया है और अल्कोहलिक केवेज वाला पार्ट यूज करके चल रहा है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हम इस क्वेश्चन के सॉल्विंग वाले पार्ट को बता रहे हैं। सबसे पहला काम, जैसे अभी के लिए हम बता के चल रहे हैं कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, ठीक है, अभी के लिए बता के चल रहे हैं कि अल्कोहलिक केवेज होगा तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन हो सकता है। तो अगर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है मतलब हेलोजन हटेगा और उसके अलावा हाइड्रोजन हटेगा, तो सबसे पहला काम ये देखना कि हम लोगों का जो हेलोजन है वो किस कार्बन पे अटैच्ड है। जिस कार्बन पे हेलोजन होगा उसको मार्क कर लेना अल्फा से, और अल्फा बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि अल्फा से अटैच जो भी कार्बन्स होंगे उन बीटा कार्बन्स वाले पार्ट को हम लोग मार्क करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आराम से अल्फा बीटा एलिमिनेशन कैरी आउट करेंगे। तो अल्फा से लिविंग ग्रुप तो हटेगा, बट लिविंग ग्रुप के बाद जितने टाइप के बीटा कार्बन्स है उनको मार्क करो, और उनसे जितने टाइप के हाइड्रोजन अटैच्ड है उनका भी ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ 2 बीटा कार्बन है और दोनों डिफरेंट टाइप का है, इसका मतलब अगर 2 डिफरेंट बीटा कार्बन्स है तो 2 एलिमिनेशन प्रोडक्ट आराम से बन सकता है, अगर एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर की बात करें तो। इस केस में जब ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट मतलब ये पहला वाला पार्ट हाइड्रोजन का हटेगा तो डबल बॉन्ड इस साइड में बनेगा, पहला प्रोडक्ट। और अगर हम लोग H2 वाले पार्ट को हटाते हैं, Br को हटाते हैं, तो यहाँ राइट साइड में डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे सेकंड वाला प्रोडक्ट बना सकते हैं। और पहले और दूसरे वाले पार्ट में मेजर कौन सा होगा, तो जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, इसका मतलब फर्स्ट वाला पार्ट मेजर प्रोडक्ट आराम से कंसिडर कर सकते हैं, दूसरा वाला पार्ट माइनर प्रोडक्ट होगा। बट क्योंकि यहाँ पे केवल 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है तो स्टीरियो केमिस्ट्री के सवाल का कोई सेंस नहीं बनता, हम लोग ऐसा प्रोडक्ट बनाते हुए काम करेंगे। क्वेश्चन नोट कर लेना, फाइंड द total number of E2 product. Find the total number of E2 product. जितने टाइप के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं सब बनाने हैं, और जहाँ पे स्टीरियो आइसोमरिज्म होगा वहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री हम अलग से मेंशन करते हुए काम करेंगे। सर ये क्वेश्चन तो E1 में भी था ना? हाँ सर, तो दोनों सेम। तो तुम्हारा हम शकल दुनिया में एग्जिस्ट कर सकता है, दोनों सेम नहीं रह सकता है क्या? एकदम सेम रह सकता है। सीबीएसई का कोर्स केवल तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई होता है क्या? दूसरे स्कूल से भी होता है, और लोग वहां से भी 90% ला सकते हैं, तुम्हारे स्कूल से भी ला सकते हैं। तो जाना तो एक ही जगह पे है, रिएक्टेंट भी सेम है, तरीका अलग अलग हो गया, क्या तकलीफ है इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। अगर मान लो यहाँ पे अल्कोहलिक केवेज वाला पार्ट दे रखा और हीटिंग दे रखा, तो प्रोडक्ट बनाना तो सबसे पहला काम, हमेशा सजेशन है ये काम करते हुए ही काम करना।
डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है, सबसे पहला काम अल्फा कार्बन मार्क करेंगे। अल्फा कार्बन से फिर जितने भी कार्बन अटैच्ड है वो बीटा कार्बन हो गए। तो इस केस में जब H1 को हटाएंगे, Br को हटाएंगे, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से हम लोग का अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। और जब दूसरे बीटा कार्बन से हाइड्रोजन वाले पार्ट को हटाएंगे, H2 वाले पार्ट को, तो इस केस में अपना दूसरा प्रोडक्ट वाला पार्ट आराम से ये भी बनते हुए काम हो सकता है। सेकंड वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल अल्कीन है तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, आराम से बोला जा सकता है। तीसरा सवाल हम स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेट करके बता रहे हैं तुम लोग को। तीसरा नहीं, तीसरा और चौथा दोनों के दोनों स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेट करके बताएंगे और उसके आगे के सारे सवाल को खुद से सॉल्व करना है और थोड़ा फास्टली सॉल्व करना। 10 मिनट का ही टाइम है अपने पास। चलो थर्ड वाले एग्जांपल पे ध्यान दो। थर्ड वाले केस में जैसे मान लो हम लोग NaNH2 भी ले सकते हैं। NaNH2 इनफैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो इस केस में अल्कोहलिक लेने की भी ज़रूरत नहीं है। NaNH2 वाला पार्ट आराम से E2 एलिमिनेशन कैरी आउट करता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराएगा। तो सबसे पहला काम अल्फा कार्बन मार्क किया, दूसरा काम बीटा कार्बन मार्क किया। तो 2 बीटा कार्बन तो है, लेकिन अब यहाँ सॉलिड डैश दिख रहा है, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री का सवाल है। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री का सवाल है तो हमेशा एंटी एलिमिनेशन का ध्यान रखते हुए काम करना है। तो अगर ब्रोमीन वाला पार्ट सॉलिड पे है तो अपने बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन वाले पार्ट डैश्ड पे होने चाहिए। तो ऊपर वाले हाइड्रोजन में एक्चुअल में कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक डैश्ड पे एक सॉलिड पे होगा ही होगा। तो अपना काम हो जाएगा, ऊपर वाले पार्ट से एलिमिनेशन आराम से हो जाएगा और प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग के पास एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। और नीचे क्योंकि कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ था तो CH3 जैसा था एग्जैक्टली वैसे का वैसे रह जाएगा। अरे सॉरी, इसको नीचे अलग से बना देते हैं। हाँ, जैसे ऊपर वाले केस में अगर हम लोग कंसिडरेशन लेके चले तो अगर ब्रोमीन वाला पार्ट सॉलिड पे है तो इसके बीटा कार्बन, पहले अल्फा कार्बन मार्क किया फिर दोनों बीटा कार्बन मार्क किए। अगर लिविंग ग्रुप सॉलिड पे है तो दूसरा लिविंग ग्रुप वाला पार्ट डैश पे होना चाहिए। तो यहाँ हाइड्रोजन डैश पे है, इसका मतलब आराम से यहाँ H1 वाले पार्ट का एलिमिनेशन होगा। और जब एलिमिनेशन होगा तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन और CH3 जैसा था वैसे का वैसे ही रह जाएगा। बट अगर नीचे वाले बीटा कार्बन की बात करें तो इस पे एक हाइड्रोजन है तो, बट क्योंकि CH3 पहले से डैश्ड पे है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन वाला पार्ट सॉलिड पे होगा यहाँ पे, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर एंटी इलिमिनेशन है तो लिविंग ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द एंटी डायरेक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन सॉलिड पे है, इसका एलिमिनेशन हम लोग नहीं कर सकते। इसका मतलब ऑल्दो जैसे अगर मान लो ऐसा प्रोडक्ट बनता, एक कंसिडरेशन लेके चलते हैं कि नीचे वाले पार्ट से हाइड्रोजन हटाते तो ये अल्कीन ज़्यादा स्टेबल निकल के आता, क्योंकि ऊपर वाले केस में केवल 3 हाइपर कंजुएशन है जबकि यहाँ वाले पार्ट में 3 2 5 और 2 7 हाइपर कंजुएशन। लेकिन क्योंकि ब्रोमीन लिविंग ग्रुप है, हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप है और E2 एलिमिनेशन में दोनों का एंटी पोजीशन पे होना मस्ट कंडीशन है, तो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, केवल एक ही प्रोडक्ट बना करके हम लोग आराम से यहाँ पे छोड़ सकते हैं। इस चीज को एंटी एलिमिनेशन वाले पार्ट का बड़ा ही सिंपल सा एप्लीकेशन कंसिडर कर सकते हैं। और इसको नोट करने के बाद आगे के सारे क्वेश्चंस खुद से ट्राई करना शुरू करो। क्वेश्चन फटाफट नोट कर लेना और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे।
सर NaNH2 में हीट का भी जरूरत नहीं पड़ेगा? नहीं, वो तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बिना हीटिंग के भी काम चल जाता है। हाँ, इसमें भास्कर एक सवाल पूछा था आज, रेट ऑफ रिएक्शन वाले पार्ट को कंपेयर करना था। तो जैसे यहाँ पे एक Br और एक CH3 दे रखा था, एक में सिस और एक में ट्रांस। तो जैसे सिस और ट्रांस वाले पार्ट में जो हम लोग का ट्रांस स्ट्रक्चर होगा, अभी ऊपर जस्ट मेंशन किया, उधर रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वहाँ पे हम लोग रिएक्टिविटी वाले पार्ट को आराम से कम कंसिडर कर सकते हैं। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। अब उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं जो भास्कर उस ग्रुप में पूछा है, एक बार ट्राई करके देखना, नहीं बनेगा तो फिर से डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बार 9 नंबर दिखा। एक बार दिखा दे बस। हो गया, हो गया सर। तुम तो लिटरली ले लिया, एक बार दिखा दीजिए। अगर अल्कोहलिक केवज दे रखा होगा तो एक्सेस ही समझ के काम करना हमेशा, क्योंकि मीडियम में ये पूरा रिएजेंट हम लोग डाल के रखते हैं, तो एक्सेस ही होगा हमेशा अल्कोहलिक केवज। चलो इतने क्वेश्चन ट्राई करो पहले। कितना टाइम बच गया है? इतना तो उन लोगों को नोट करने में लग जाएगा। ट्राई करो फटाफट क्वेश्चन।
एक काम करो, क्वेश्चन तो ट्राई करो ही, होमवर्क हम दे देते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। ये सारे क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करके आना है, और बुकलेट से भी कुछ होमवर्क दे रहा है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे क्योंकि टाइम तो लग ही जाएगा पूरा। बट हो सके तो अभी ही बना लेना सवाल, नेक्स्ट क्लास तक का वेट मत करना, क्लास से पहले बनाएंगे। क्या है तुम लोग नालायक एक नंबर का। हाँ, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 34 35, नहीं 35 नहीं, 35 नहीं, अभी नहीं, ये हॉफमैन एलिमिनेशन का सवाल है। 36 37 38 42 में होमवर्क नहीं दिया है क्या? क्वेश्चन नंबर 42 दे दिए सर, कल ही दिए। दे दिया है, चलो बढ़िया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 61 62 उसके बाद एक्सरसाइज 3 वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 29 एक्सरसाइज 3, ये वही स्टीरियोकेमिस्ट्री का सिंपल सा सवाल है। खैर यहाँ पे एक ये पार्ट छोटा सा दे रखा है कंसर्टेड, इसका मतलब अपने कॉपी में नोट कर लो। कंसर्टेड मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप में पूरा का पूरा पार्ट होता है, तो इसको कंसर्टेड मैकेनिज्म बोलते हैं हम लोग इन जनरल। तो जैसे E2 एलिमिनेशन सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो कंसर्टेड मैकेनिज्म बोल सकते हैं। ये टर्म अपने कॉपी में लिख लो, जहाँ पे सिंगल स्टेप लिखा था वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 मेंशन कर लेना। ऑल्दो कंसर्टेड वर्ड एनसीईआरटी में कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है, और साथ ही साथ ये एंटी पेरिप्लेनर, बट ठीक है थोड़ा ध्यान रखना, कंसर्टेड मतलब एक ही स्टेप में रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 पार्ट 2 का चलो ठीक है, इतना क्वेश्चन ट्राई करना, इतने क्वेश्चन ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग डी हेलोजिनेशन रिएक्शन या फिर इन चारों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से कुछ कुछ चीजें, E1CB रिएक्शन, हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट, ऐसा छोटा छोटा टॉपिक डिस्कस करना शुरू करेंगे आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है आराम से। चलो अगर डाउट नहीं तो नेक्स्ट सर क्लास में बस 9 नंबर क्या बोल रहा 9 नंबर रिएक्शन होगा कि नहीं ये बता दीजिए। 9 नंबर रिएक्शन नहीं होगा। और कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।